बाबा, आज आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, अगर कल मुझे मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज़ कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरी सहेलियाँ रोज अपने महंगे मोबाइल को उछाल उछाल कर मेरी तरफ मुंह चिढ़ा आती है। मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि उनकी ऐसी हरकतें देखती रहूं। किशोर साहब दिन भर ऑफिस के चक्कर में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे के अंदर कदम रख चुके थे। उनकी बेटी रश्मि एक सांस में यह सारी बातें उनको सुनाकर अपने कमरे में चली गई। किशोर साहब की पत्नी सुमन किचन के दरवाजे पर खड़ी यह तमाशा देख रही थी। उसने आकर किशोर साहब को सहारा देकर आंगन में कुर्सी पर बैठा दिया और किचन से पानी लेकर आई। पानी देकर वह उनके साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और वह पति पत्नी आपस में अपनी बेटी के व्यवहार और उसकी जिद पर गौर करने लगे। किशोर साहब का यही कहना था कि इस वक्त रश्मि को मोबाइल फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देना चाहिए। मोबाइल जैसी फजूल चीज़ के साथ खेलने के लिए अभी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। एक माँ की हैसियत से सुमन अपने पति और अपनी बेटी दोनों की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को क्या मशवरा दे। आधे घंटे की चकचक के बाद वही हुआ जो आजकल हर जगह होता है। पति पत्नी ने अपने मशवरे से बेटी की जिद के आगे हार मानने का फैसला किया। उस फैसले के बाद किशोर साहब अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि सुमन दिल में घुटन और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बेटी को खुशखबरी सुनाने चली पड़ी। वह रात रश्मि की जिंदगी की सबसे हसीन और लंबी रात थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन के इंतजार में वह सारी रात जागती रही। आहिस्ता आहिस्ता करके रात गुजर ही गई। उस दिन सुबह अपनी किरणें बिखरने वाला सूरज किशोर साहब के खानदान के लिए एक भयानक पैगाम लेकर आया था, मगर औलाद की जिद के आगे घायल होने की वजह से यह पैगाम कोई समझ ना सका। कॉलेज से वापसी पर रश्मि को अपने मोबाइल फ़ोन मिल चुका था। वह मोबाइल हाथ में लिए खुशी के मारे नाचती गाती अपने कमरे तक आ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में उसके पास मोबाइल है। सारी रात वह मोबाइल के साथ खेलती रही। सुबह आधा घंटा पहले ही वह कॉलेज जाने की तैयारी पूरी करके इंतजार में बैठी थी। फिर वह कॉलेज आ गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखाकर सहेलियों की तरफ मुंह चिढ़ाते रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वह कॉलेज से वापसी पर कॉलेज के बराबर वाली दुकान से अपने नंबर पर बैलेंस डलवा रही थी। उसे पता ना चला कि बराबर में खड़ा एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर उसका नंबर नोट करके वहां से जा चुका था। उस रात वह वक्त से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ज़िंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पर आने वाला है जिसका नतीजा अपमान और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। रश्मि ने कमरे में घुसते ही कुंडी लगा ली और याद करने के लिए सारी किताबों को मेज पर बिखेर दिया और कुर्सी से सर टिकाए
अपनी किसी सहेली के साथ बातों में मगन हो गई। एक के बाद एक सहेलियों से बातें करके वह थक गई और सोने के लिए कुर्सी से उठने वाली थी कि अचानक फिर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजनबी सा नंबर दिखाई पड़ रहा था। वह कुछ देर तक सोचती रही कि यह किसका नंबर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसके दिमाग ने यह फैसला किया कि शायद किसी सहेली का नंबर होगा। वह काफ़ी देर इसके बारे में सोचती रही। इसी बीच में मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मिस कॉल 4 तक पहुंच चुकी थी। 5वीं दफ़ा जब मोबाइल बजने लगा तो उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, कौन? मैं शिवम। कौन शिवम? किसको फ़ोन किया है? आपने थोड़ी देर के बाद बोला मैं शिवम बात कर रहा हूँ। क्यों फ़ोन किया है और किससे बात करनी है? वह दरअसल आपसे ही बात करनी थी। बकवास बंद करो। आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहते हुए रश्मि ने कॉल काट दी और बड़बड़ाती हुई जाकर बिस्तर पर लेट गई। अभी वह इस फ़ोन के बारे में सोच रही थी कि अचानक मोबाइल फिर से बजने लगा। फिर वही नंबर। उसने मोबाइल कान पर लगाया और गालियाँ की एक बौछार करने के बाद मोबाइल ऑफ करके सो गई। और कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। शिवम फ़ोन करता रहा और रश्मि उसे सुने बगैर गालियाँ देती रही। जब शिवम अपनी शरारत से बाज ना आया तो रश्मि ने अपनी माँ के जरिए बाबा के सामने अपनी परेशानी बताने का फैसला किया। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसको डांट कर कहा कि वह इसका जिक्र अपने बाबा से हरगिज़ ना करे वरना भोकाल मच जाएगा, और साथ ही यह भी समझाया कि वह अनजान नंबरों को बिल्कुल ना उठाए। माँ के समझाने पर उसका बोझ हल्का तो हो गया, मगर अब जो वह शिवम नामी अजनबी व्यक्ति था वह उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। कुछ दिनों तक वही उसकी कॉल नज़रअंदाज करती रही, मगर शिवम के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई। उसने एक दिन शिवम से बात करने का फैसला कर लिया। आज वह अपना सारा गुस्सा शिवम पर उतारने का फैसला कर चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि रात 11 बजे शिवम का कॉल आएगा। उसने सारे काम कर लिए और अपने दिमाग की किताबें में गुस्से के शब्द और गालियों के बारे में सोचने लगी। रात के 11:10 पर अचानक मोबाइल थर-थर कांपने लगा। स्क्रीन पर शिवम का नंबर था। रश्मि के मुंह पर गालियां उतर आई। गुस्से की वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगी। दिमाग हांडी के गर्म पानी की तरह उबलने लगा। हाथ कांपने लगे। उसे मोबाइल कांसे लगाया और पूरे जिस्म में दौड़ने वाले पूरे गुस्से को जुबान पर इकट्ठा करते हुए गरजने लगी। कमीने इंसान, आखिर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी देर खामोशी के बाद आगे से जवाब आया, एक बार मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आपकी मर्जी। अगर आपने कहा तो उसके बाद मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगा। उस हैवान की मेहनत रंग लाने लगी थी। कई दिन के बाद शिवम की झूठी तमन्ना हरी होने को थी। फिर रश्मि सुनती गई और शिवम बोलता गया,
1 घंटे के अंदर शिवम ने रश्मि की तारीफ में जमीन और आसमान के कलावे मिलाकर उसको शीशे में उतार लिया था। वही रश्मि जो 1 घंटा पहले गालियां दे रही थी, अब जब शिवम कॉल काटने लगा तो उसने पूछा, फिर कब कॉल करोगे? उसके बाद मुलाकातों का एक खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वह घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती, मगर दिन भर शिवम के साथ कभी कॉफ़ी शॉप तो कभी पार्क में सैर पर चली जाती। वक्त गुजरता गया, दिल बहलता रहा। किशोर साहब ऑफिस और सामाजिक कामों में बिजी थे और सुमन घरेलू कामकाज में मग्न रहती है। इसी तरह कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम करीब आ गई। रश्मि रात भर जागती रही। माँ बाप सोचते थे कि वह रात भर एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी रहती है, मगर वह रात भर जागकर सुकून से सोए माँ बाप की इज्जत का एक गहरा खड्डा खोदने में बिजी थी। रात भर वह शिवम से फ़ोन पर बातें करती और सुबह खुशी खुशी कॉलेज चल देती। फिर एक रात फ़ोन पर बातें करते हुए अचानक शिवम ने कहा कि आज रात कहीं आइसक्रीम खाने क्यों न चले। रश्मि ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह नामुमकिन है। शिवम जिद करता रहा, वह इनकार करती रही। बात इतनी आगे बढ़ गई कि शिवम को गुस्सा आ गया और शिवम ने धमकी दी कि अगर वह आज ना आई तो वह उसके साथ रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। कई महीनों की मुलाकातों की वजह से वह उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। आखिरकार उसने हार मानते हुए जाने की हामी भर ली। आपस में एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वह माँ बाप को सोता हुआ पाकर घर के दरवाजे की तरफ चली पड़ी। घर के दरवाजे के बाहर शिवम एक खूबसूरत कार में उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर हैरत, खुशी और खुशी के मिले जुले हसरत नजर आए, क्योंकि इससे पहले शिवम उसे एक मामूली सी बाइक पर घुमाने ले जाता था। थोड़ी देर बाद कार शहर के बाहर वाली सड़क से होकर गुजरी। अभी वह पूछने ही वाली थी कि हम कहाँ जा रहे हैं कि अचानक कार एक हवेली जैसे मकान में जा रुकी। रश्मि को डर का एक बड़ा झटका लगा, मगर देर हो चुकी थी। शिवम के प्लान के मुताबिक उसके 5 दोस्त पहले से ही उस मकान में मौजूद थे। वह कार्य भी उन्हीं में से किसी की थी। 2 दिन बाद शहर के अखबारों में यह खबर आ गई, जो किशोर साहब की इज्जत सरे बाजार में नीलाम करने के लिए काफ़ी थी। ईमानदार समाज की सेवा करने वाले किशोर साहब की इकलौती बेटी गुजरी रात बलात्कार का शिकार होकर अपनी इज्जत को खोकर भी ध्यान से भी हाथ धो बैठी मासूम बच्ची की लाश नेशनल हाईवे के करीब झाड़ियों से पड़ी मिली है। मेरी प्यारी बहनों, यह कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक है जो रात भर लड़कों से फ़ोन पर बातें करती है, कॉलेज के नाम पर अपने आशिकों से मुलाकातें करती है और माँ बाप को धोखा देती है। मेरी बस आपसे यही विनती है कि कभी अपने माँ बाप को कभी धोखा मत देना।